Hey everyone, welcome back again in the quick revision series. The today's topic is 14 principle of Henry Fayol. तो ये जो 14 principle of Henry Fayol है हमारे मैनेजमेंट का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं. तो आइए जानते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल क्या है. द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर अ फ्रेमवर्क फॉर इलेक्टिव मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल जो कि एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे एंड 20th सेंचुरी के ऑथर भी थे, उन्होंने इन 14 प्रिंसिपल को दिया है. तो वो 14 प्रिंसिपल की लिस्ट क्या है, आइए पहले वो देख लेते हैं. तो जो 14 प्रिंसिपल्स की लिस्ट है उसमें पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, remuneration, degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiatives, spirit de crop. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है? ये कहता है अ क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू स्पेशलाइज एंड वर्क मोर एफिशिएंटली. कि जब हम एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं कि आपको ये काम करना है और जब हम उनके अकॉर्डिंग उनका काम बांट देते हैं तो वो काम को और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं. For an example, a fast food restaurant separates the task of taking order, cooking and serving among employees. जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग कुक कर रहे होते हैं वो कभी ऑर्डर्स नहीं लेते और जो ऑर्डर कर रहे होते हैं वो सर्व नहीं कर रहे होते. हर एम्प्लॉय का अपना अपना क्या उससे टास्क परफॉर्म करना है उसके बारे में उसको नॉलेज होती है, तो वो उसको और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है. क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की? ये इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को. कि जब इंसान को पता रहेगा कि उसको क्या काम करना है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट टू गिव ऑर्डर वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट टास्क. कि अथॉरिटी होता है कि आपको अपना किसको राइट है ऑर्डर देने का, आपके पास किस किस को ऑर्डर देने का हक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने टास्क कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन है आप पे कि हाँ आपको अपने टास्क कंप्लीट करने हैं एट द टाइम. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू डेलीगेट टास्क वाइल एम्प्लॉयज़ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट देम. एक मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को काम डेलीगेट करता है, मतलब ये उसकी अथॉरिटी है कि वो अपना काम अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगा. एंड एम्प्लॉयज़ उस वर्किंग क्राइटेरिया को फुलफिल करके उस काम को कंप्लीट करते तो ये उन एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको कंप्लीट करेंगे. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट कन्फ्यूजन एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी. जो हमारी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे कन्फ्यूजन नहीं होता है, और जो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति आप जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी एक क्लियरिटी रहती है. नेक्स्ट है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन रिफर्स टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट शुड बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये हम भी जानते हैं कि हर काम को करने का एक तरीका होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कम्स अंडर द डिसिप्लिन. Example, attendance policies, dress code and safety guidelines contribute to a disciplined workplace. कि अगर आप ऑफिस टाइम पे जा रहे हैं, वहाँ की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, वहाँ का ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन वाले प्रिंसिपल को आप निभा रहे हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयज़. अब मान लीजिए आप लेट जा रहे हैं, सामने वाला एम्प्लॉय टाइम पे आ रहा है, तो क्या है आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे. तो ये जो डिसिप्लिन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो एम्प्लॉयज़ के पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दूर करता है कि जो एक एम्प्लॉय के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. पहले हम जान लेते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है. An employee should receive order and direction from only one manager to avoid confusion and conflicts. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. कि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक जो एम्प्लॉय होगा वो
एक ही इंसान से ऑर्डर रिसीव करेगा। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड डायरेक्शन फ्रॉम ओनली वन मैनेजर, कि एक ही मैनेजर से वो अपने ऑर्डर रिसीव करेगा और अपने डायरेक्शंस रिसीव करेगा। किस चीज़ के लिए? कि वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करे और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करे, लड़ाई झगड़ों को, जो मतभेद हो जाते हैं आपसे, उनको अवॉइड करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है? कि एक एम्प्लॉय एक मैनेजर से सारे ऑर्डर्स रिसीव करेगा। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमको क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल टू एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो हमें क्या कहता है? कि सारे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही दिशा में काम करेंगे। वो दिशा कौन सी होगी? टूवर्ड्स द अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एक कॉमन गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी दिशा में ही सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा में एक समानता, एक रूपता होनी चाहिए। इनका सिग्निफिकेंस क्या है? ये दोनों ही कन्फ्यूजन को मिनिमाइज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करते हैं, वर्किंग जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, कोऑर्डिनेशन को आपस में बढ़ाते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमसे क्या कहता है? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि हर एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय मे हैव टू सेक्रीफाइस देयर पर्सनल टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हर किसी को अपने पर्सनल टाइम में से टाइम निकालना है, तभी तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद को सर्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होंगे और प्रमोट होगा कल्चर फोकस्ड, और एक कल्चर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट होगी। नेक्स्ट है अबाउट द रेम्यूनरेशन। इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज वी आर डूइंग एनी वर्क फॉर द रेम्यूनरेशन। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी किसी के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, तो किस लिए होते हैं? बिकॉज हमें कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा उससे। डेफिनीशन देख लेते हैं। एम्प्लॉय शुड बी कंपनसेटेड फेयरली एंड इक्विटेबली बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या कर सकते हैं? कॉम्पनसेट कर सकते हैं और अपने और दूसरे एम्प्लॉयज़ के जो भी रेम्यूनरेशन से उसमें इक्विटी के लिए बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग बोनस टू द एम्प्लॉयज़ हु एक्सीड गोल और परफॉर्म एक्सेप्शनल वर्क्स, जो हमारे ज़्यादा गोल्स अचीव किए हैं या जिन्होंने ऐसे काम किए जो एक्सेप्शनल केसेस थे, तो उनको बोनस प्रोवाइड कराना। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही पैसे का नाम जुड़ता है हमें अलग एक मोटिवेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये याद रख सकते हैं कि इससे क्या होता है? मोटिवेशन इंक्रीज होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और ये रिड्यूस करता है टर्नओवर को। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन। पहले हम डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन देखते हैं, फिर स्केलर चेन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता है कि कहाँ कहाँ अथॉरिटी हमारी किस किस लेवल तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्केलर चेन हमको क्या कहता है? कि द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़, कि एक चेन में हमने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की हुई होती है। दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का। किस लिए होता है? कि अच्छे डिसीजन मेकिंग हो, अच्छा वर्क परफॉर्मेंस हो, और एक कम्युनिकेशन फ्लो बहुत अच्छा रहे, सब लोग एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करें। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमको ऑर्डर का क्या देखना है। ऑर्डर लाइनेस एंड क्लीनलीनेस इन दी वर्क प्लेस क्रिएट अ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस हेल्प एम्प्लॉयज़ फाइंड व्हाट दे नीड क्विकली एंड एफिशिएंटली। उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो भी चीज़ उनको ज़रूरत है वो तुरंत जल्दी पा जाएंगे या जल्दी उनको मिल जाएगी, अगर हम एक ऑर्डर वे में अपना ऑर्गेनाइज्ड रखें अपने ऑर्गेनाइजेशन को। सिग्निफिकेंस क्या है? क्रिएट्स अ विजुअली अपीलिंग एंड सेफ वर्क प्लेस वाइल इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग एरर्स। यहाँ पे एरर्स की कमी होती है बिकॉज हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स। पहले हम इक्विटी देखेंगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स देखेंगे। इक्विटी क्या होता है? एन एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हर एम्प्लॉय को एक जैसा मानना चाहिए। देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि हम हायर लेवल और लोअर लेवल सबको एक जैसा मानेंगे, नहीं। जो एक लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम मिडिल लेवल में सबको एक बराबर मानेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज में वर्क कर रहे हैं और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सेम रेम्यूनरेशन, सेम अथॉरिटीज़, सेम उनके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि आपको 6 पीरियड लेने पड़ रहे हैं और सामने वाला आपके 2 पीरियड ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी, सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज शुड हैव जॉब सिक्योरिटी एंड नॉट वरी अबाउट दी लूजिंग देयर जॉब। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को ये अश्योर कराना चाहिए कि दैट यू आर ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स। आपने हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया है, आपको अब इस चीज़ का डर नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट क्रिएट्स अ हेल्दी एंड सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट दैट वैल्यूज एम्प्लॉयज वेलबींग, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। ये जॉब सेटिस्फैक्शन देता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स एंड स्पिरिट दे क्रॉप। पहले हम लोग इनिशिएटिव्स देखते हैं कि एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज्ड टू टेक इनिशिएटिव एंड पर्पस आइडियाज़ टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमें अपने काम में अपने एम्प्लॉयज़ को भी शामिल करना चाहिए, जिससे हमें उनसे नए इनिशिएटिव्स सुनने को मिलेंगे, वो भी थोड़ा काम में इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनको वर्किंग इन्वायरमेंट बोरिंग नहीं लगेगा और वो भी समझेंगे कि हाँ, हमें भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट होगा उस वक्त वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा होगा। स्पिरिट द क्रॉप क्या है? अ शेयर्ड सेंस ऑफ प्राइड एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज़। ये क्या है स्पिरिट द क्रॉप? कि हम सबके बीच में एक ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए, ऐसे याद रखिए, स्पिरिट होनी चाहिए कैसे? कमांड की। हम लोग सब लोग यूनाइट रहेंगे, ये यूनिटी की स्पिरिट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है? ये इनकरेज करता है इनोवेशन एंड टीम वर्क को, ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड क्रिएट्स अ मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड वर्कफोर्स। सो ये 14 प्रिंसिपल्स थे। होप सो आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। जो क्विक रिवीजन की जैसे हम लोग सीरीज चला रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो रही होंगी। तब भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा कि जितने ज़्यादा लोग इनको देखेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स के साथ और ये फ्रूटफुल रहेगा। कंक्लूजन देख लेते हैं कि इन कंक्लूजन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सक्सेस। बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिल्ड अ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कप्लेस कल्चर दैट वैल्यू employees and their contribution. And last, thank you for listening and watching the video. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन इन एडवांस। अच्छे से पढ़िए, जो ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।